नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सभी के ऊपर महादेव की कृपा हमेशा ही बना रहे और आप जहां पर भी रहे महादेव की कृपा से कुशल मंगल रहे। तो आज की पहली अपडेट की बात करें तो ये एक इंडिजिनस यूएवी को लेके होने वाली है। द हिंदू की तरफ से पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी एक इंडियन डिफेंस स्टार्टअप कंपनी की तरफ से अपनी एक नई यूएवी को अभी बहुत ही जल्द अनवील करने का फैसला किया गया है। ये एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम मैग्नम विंग्स है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले एक हफ्ते के अंदर ही मैग्नम विंग्स की तरफ से अपनी पहली प्रोडक्ट यानी कि MB वाइपर को अनवील करने का फैसला किया गया है। करंटली इस यूएवी के एक्यूरेट इमेज ज्यादातर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्दी ही आप इसको देख पाएंगे। मैग्नम विंग्स की फाउंडर मिस्टर अभिराम की तरफ से बताया गया कि उनको इस कंपनी को शुरू करने का आइडिया सबसे पहले 2016 में आया था, लेकिन फाइनली काफ़ी रिसर्च करने के बाद उन्होंने 2019 में अपना कंपनी शुरू किया था और लगभग 2 साल के बाद वो अपनी पहली प्रोडक्ट को भी लॉन्च करने वाले हैं। अपनी यूएवी के बारे में कुछ बताते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी MB वाइपर यूएवी की बात करें तो इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लगभग 50 kg तक होने वाली है और ये लगभग 20 kg के आसपास पेलोड को कैरी कर सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये ड्रोन लगातार 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है और लगभग 100 से 200 किलोमीटर की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है। इसको लगभग एक हफ्ते के अंदर ही वो डिस्प्ले करने वाले हैं और प्राइमरीली उनका जो मेन फोकस रहा है उसको इंडियन मिलिट्री सेक्टर में पुश करना है। साथ ही इसको फॉरेस्ट्री यूज के लिए, सर्वे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके मुताबिक इसको आर्मी सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकता है या लॉजिस्टिक सप्लाई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और मार्केट में अभी इस स्टैंडर्ड के जितने भी ड्रोन मौजूद है उनके मुताबिक ये ड्रोन सभी के मुकाबले काफी ज्यादा तेज है, इसके पास ज्यादा रेंज है और ये काफी लंबी दूरी तक उड़ान भी भर सकता है। उनका कहना है कि अभी भारत में जितने भी स्टार्टअप कंपनी ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं उन सभी को मोस्टली बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी कि उनकी पार्ट्स को बाहर से इंपोर्ट करके भारत में बस उसको असेंबल किया जाता है। लेकिन मैग्नम विंग्स की बात करें तो उनकी तरफ से अपनी ड्रोन्स की लगभग 90% पार्ट्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है और लगभग 10% के आसपास ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको बाहर से आउटसोर्स किया जाता है। अगला अपडेट एरो इंजन को लेके। कल मैंने आप सभी को बताया था कि DRDO और सफरान के बीच अभी एमका के लिए और हमारे फ्यूचर फाइटर जेट्स के लिए एक एरो इंजन को बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है। इसको लेके सफरान और GTRE के बीच फाइनल नेगोशिएशन अभी किया जा रहा है और आगे चल के आने वाले 7 सालों में इस इंजन को डेवलप करने का प्लान किया गया है। अब पहले प्लान किया गया था कि हमको एक 110 किलोटन क्लास की इंजन चाहिए, लेकिन अभी इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि अभी GTRE की तरफ से इस नए इंजन को डेवलप किया जाएगा, उसको 125 से 130 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट करने के लिए डेवलप किया जाएगा। अब देखा जाए तो इसी बात को लेके काफी सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। सबसे पहले आपको याद होगा ये जो 125 किलोटन का कॉन्सेप्ट आया था, इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण तो ये कि नॉर्मली इंडियन हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से जो थ्रस्ट आउटपुट होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो अगर हमें ऐसे कंडीशन में प्रॉपर 110 किलोटन का आउटपुट चाहिए तो हमें हमारे इंजन में 125 से 130 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट करने की काबिलियत होना चाहिए और बाद में एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन इंजन को सही से ट्यून किया जाएगा। इसके अलावा इसको फ्यूचर को देखकर भी डेवलप किया जा रहा है, जिस वजह से सेम इंजन की कोर को बेस करके 6 एडिशनल स्पिन ऑफ वेरिएंट को भी बनाने का प्लान किया गया है, जिसको मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और आगे चल के इसको फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। अभी एक सवाल ये भी किया गया था कि क्या इसे हम अपनी Su-30 MKI फाइटर जेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान की हमारी AL-31 इंजन जो कि Su-30 में इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी लगभग 124 से 125 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करता है और इसकी बोथ ड्राई थ्रस्ट और वेट थ्रस्ट जो है वो इस नए इंजन के साथ लगभग आइडेंटिकल है। लेकिन अभी सवाल ये कि अभी DRDO की तरफ से इस नए इंजन को बनाने का प्लान किया जा रहा है, ये Su-30 MKI की इंजन बे में फिट होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। अगर होने वाला है तो वर्तमान की AL-31 इंजन के साथ इसकी परफॉर्मेंस लगभग सिमिलर होने की वजह से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे कि रशिया की तरफ से अपनी Su-30 SM फाइटर जेट को AL-41 इंजन से अपग्रेड किया जा रहा है,
जो कि 145 किलोटन तक की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फ्यूचर में हमें भी सेम स्टैंडर्ड की यानी कि हमारे सुखोइज को भी ज़्यादा पावरफुल इंजन की जरूरत पड़ सकता है, जो कि ये इंजन आगे चल के नहीं दे पाएगा। वरना करंट सिचुएशन हम थ्योरी के हिसाब से L31 इंजन के बदले आगे चल के GTRE की तरफ से या सफरान की तरफ से मिलकर डेवलप किए जाने वाले इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादातर चांसेस यही है कि इस इंजन को सिर्फ इंडियन एरोस्पेस सेक्टर की फ्यूचर एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि अगर आगे चल के MK Mark 3 को बनाया जाता है तो उसके लिए मे बी एडिशनल थ्रस्ट की जरूरत पड़ेगी और मे बी इसको थोड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा, यानी कि 28 से 30 टन क्लास का एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा तो उसके लिए हमें एडिशनल थ्रस्ट की जरूरत पड़ सकता है। तो उसको अभी देखते हुए सेम इंजन की कोर को बेस करके एक स्पिन अप वेरिएंट को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जो कि 125 से 130 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर पाएगा, जिस वजह से हम सेम इंजन का इस्तेमाल आगे चल के भी कर पाएंगे। लेकिन वर्तमान की MK के लिए जो इंजन डेवलप किए जाएंगे उनकी मैक्सिमम थ्रस्ट आउटपुट 110 किलोटन के आसपास ही होने वाले। अगला अपडेट रशिया, यूक्रेन और भारत को लेकर, और अभी हम लोग एक ही हेडलाइन के अंदर कई छोटे छोटे अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। अब देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन के बीच चले लड़ाई की वजह से भारत अभी बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में पड़ गया है, क्योंकि भारत के इन दोनों देशों के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल में काफी अच्छे संबंध थे और इन दोनों से भारत कभी भी किसी एक को चूज नहीं कर सकता, जिस वजह से 2 बार भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मौन रखने का फैसला किया गया है। इसी बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से वापस लाने की कोशिश भी किया जा रहा है और हमारे PM नरेंद्र मोदी जी की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स को भी अपनी C-17 को ऑपरेशन गंगा में डिप्लॉय करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। अब C-17 की बात करें तो ये पहले भी कई बार ह्यूमैनिटेरियन मिशन में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं। अभी की बात करें तो अभी तक एयर इंडिया और इंडिगो की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट को मदद करने के लिए और यूक्रेन से फंसे हुए इंडियंस को वापस लाने के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन अभी लड़ाई बहुत ही इंटेंस होता जा रहा है, जिस वजह से यूक्रेन की कैपिटल से अभी सभी भारतीयों को दूर चले जाने के लिए कहा गया है और बाद में वहां से उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। और इसी बीच एक भारतीय स्टूडेंट की भी मौत होने की खबर सामने आई है, जो कि काफी दुख की बात है और ये रशिया और यूक्रेन के बीच चले लड़ाई की वजह से भारत को पहला कैजुअलिटी हो गया है। इस दौरान भारत की तरफ से अभी यूक्रेन को रिलीफ मटेरियल को भी सप्लाई करने का फैसला किया गया, जो कि बहुत ही जल्द यूक्रेन में पहुंचने वाली है। अभी जैसे कि यूक्रेन में लगभग 20,000 के आसपास इंडियन मौजूद हैं, तो उनके लिए रिलीफ की जरूरत पड़ने वाली है। और अभी यूक्रेन में जैसे हालात है वहाँ के लोगों को भी रिलीफ मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जंग की वजह से वहाँ पे खाने पीने के सामान सही तरीके से नहीं मिल रहे हैं, तो काफ़ी सारी दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से अभी भारत की तरफ से यूक्रेन के लिए रिलीफ मटेरियल को सप्लाई करने का फैसला किया गया। इसी बीच एक चाइनीज सिटीजन की तरफ से भी चाइनीज गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया गया कि जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अपने लोगों को जंग के बीच ही अपने देश में वापस लाने की कोशिश किया जा रहा है, वैसे कोशिश अभी चाइना को अपने तरफ से करना चाहिए और चाइनीज सिटीजन्स को यूक्रेन से बाहर लेने की कोशिश करनी चाहिए। और ये स्टेटमेंट अभी एक चाइनीज सिटीजन की तरफ से इंडियन टीवी चैनल पर दिया गया था, जो कि खुद यूक्रेन में मौजूद है। इसी बीच आपको पता होगा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कि यूक्रेन में मौजूद हैं वो भी वहां से निकलने के लिए इंडियन फ्लैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की तरफ से साफ साफ कह दिया गया था कि जिस भी गाड़ी के ऊपर इंडियन फ्लैग होगा उससे बिना रोके आगे जाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो फाइनली जिस फ्लैग को ये लोग जलाते रहते हैं सोशल मीडिया पर पैर के तले रखकर इंडियन फ्लैग को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और खुद को बहुत बड़ा तोप समझते हैं, वही फ्लैग की वजह से या वही फ्लैग की आड़ में आके आज ये अपनी जान बचा रहे हैं। इस बात से कहावत याद आ रहा है कि बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन बाप का साया हमेशा उसके ऊपर बना रहता है। एटलीस्ट पाकिस्तान को भी इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए और साथ ही अपने लोगों को भी यूक्रेन से वापस लाने की कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।